अगर अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस YouTube चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। कई दिनों से वीडियो लेक्चर नहीं बन पा रहे थे क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। इसकी वजह से आज से अपने पुनः इस अध्ययन कार्य को प्रारंभ करते हैं। हमने प्लांट फिजियोलॉजी शुरू कर रखी थी। प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में हमने पादपों में जल संबंध के बारे में पढ़ा था। पादपों में किस प्रकार जल अवशोषण की क्रिया होती है उसके बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में। इस वीडियो के अंतर्गत हम इस लेसन का लास्ट टॉपिक पादपों में जल अवशोषणीय मार्ग के बारे में पढ़ेंगे कि पादपों में किस प्रकार से जल अवशोषण की क्रिया होती है, कौन कौन सी कोशिकाओं से होकर के जल गुजरता है। इन सभी के बारे में आज अपने चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है पादपों में जल अवशोषणीय मार्ग। तो जल अवशोषणीय मार्ग में हमें पता है कि पौधे जो है जल अवशोषण जो करते हैं वो मृदा में उपस्थित मृदा विलयन से मूल पर पाए जाने वाले मूल रोम के द्वारा करते हैं। और मूल के ऊपर असंख्य पाए जाते हैं जो मृदा विलयन से जल को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। मूल रोम एक कोशिकीय संरचना होती है और ये जल को अवशोषित करके पौधों को उपलब्ध कराती है। तो मूल रोम से जल एपिडर्मिस या एपिब्लेमा जो जड़ की जो कोशिका होती है, जो बाहर की जो परत होती है उसको एपिब्लेमा कहते हैं, जबकि तने की बाह्य त्वचा को एपिडर्मिस कहा जाता है। तो यहां से मूल रोम से पानी जड़ की एपिब्लेमा कोशिकाओं में जाएगा। एपिब्लेमा कोशिका से पानी वलकूट की कोशिकाओं में जाएगा। वलकूट से पानी एंडोडर्मिस में जाएगा और एंडोडर्मिस से परिरंभ कोशिकाओं में और परिरंभ से प्रोटोजाइलम और लास्ट में मेटाजाइलम में जाता है। यानी जल अवशोषण की जो क्रिया है वो कई कोशिकाओं की सहायता से पूर्ण होती है। इसमें सबसे पहले एक कोशिकीय मूल रोम जल को मृदा विलयन से अवशोषित करते हैं और एपिब्लेमा कोशिका को उपलब्ध कराते हैं। एपिब्लेमा कोशिका से पानी वलकूट कोशिकाओं में, वलकूट से एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस से परिरंभ में, प्रोटोजाइलम में और लास्ट मेटाजाइलम में जाता है। और जाइलम जो होते हैं वो पानी को मूल से अवशोषित करके ग्रहण करके और पौधे के वायवीय भागों तक भेजने का कार्य करते हैं। पादपों में जल अवशोषणीय मार्ग 3 प्रकार के बताए हैं। मुंच नामक एक वैज्ञानिक था, उसने पादपों में जल अवशोषण के मार्ग की खोज की और इन्होंने इसे 3 भागों में बांटा। पहला जो मार्ग है वो है एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट को निर्जीव मार्ग भी कहते हैं। दूसरा जो मार्ग है वो है सिम्प्लास्ट। इसे सजीव मार्ग कहते हैं। और तीसरा मार्ग है रसधानी मार्ग। रसधानी मार्ग सिम्प्लास्ट का ही भाग होता है। तो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बीच में जो अवकाश होता है उस अवकाश के बीच में जल के अणु प्रवाहित होते हैं। तो जल के अणु कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बीच में एक मार्ग बनाते हैं। वो मार्ग वलकूट कोशिकाओं तक तो ठीक होता है। वलकूट कोशिका के बाद एंडोडर्मिस की जो कोशिका होती है
उस कोशिका भित्ति में कैस्पेरियन पट्टिका पाई जाती है और कैस्पेरियन पट्टिका जल के लिए अपारगम्य होती है। क्यों? क्योंकि कैस्पेरियन पट्टिका पर सुबेरिन एवं लिग्निन का जमाव पाया जाता है। सुबेरिन और लिग्निन ऐसे निर्जीव पदार्थ होते हैं जो कोशिका भित्ति के ऊपर, एंडोडर्मिस की कोशिका भित्ति के ऊपर जमे रहते हैं और एक पट्टिका बनाते हैं जिसे कैस्पेरियन पट्टिका कहते हैं। और ये पट्टिका जल के लिए अपारगम्य होती है। इसलिए एपोप्लास्ट मार्ग वल्कूट कोशिकाओं तक तो नियमित रूप से होता है। एंडोडर्मिस की कोशिकाओं के पास पहुंचने के बाद एपोप्लास्ट मार्ग को अपना मार्ग बदलना पड़ता है और फिर उसको सजीव मार्ग या सिम्प्लास्ट मार्ग का सहारा लेना पड़ता है। दूसरा जो मार्ग होता है उसे हम कहते हैं सिम्प्लास्ट मार्ग। सिम्प्लास्ट मार्ग कोशिका द्रव्य से होकर के गुजरता है। सिम्प्लास्ट मार्ग जल के अणु जो होते हैं वो जीव द्रव्य तंतु के द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रवेश करते हैं और सजीव मार्ग का निर्माण करते हैं। तो सबसे ज्यादा जल का अवशोषण सिम्प्लास्ट मार्ग के द्वारा होता है। एपोप्लास्ट मार्ग के द्वारा सबसे कम जल का अवशोषण होता है। रसदानी मार्ग जो होता है वो पादप कोशिका के अंदर लगभग 90% भाग को घेरे हुए रसदानी पाई जाती है और रसदानी की झिल्ली टोनोप्लास्ट कहलाती है। और रसदानी से होकर के जल के अणु जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रवेश करते हैं तो उसे रसधानी मार्ग कहते हैं। ये मार्ग भी जीव द्रव्य तंतु के द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जुड़ा रहता है। रसदानी मार्ग सिम्प्लास्ट मार्ग का ही भाग होता है। रसदानी की कोशिका झिल्ली टोनोप्लास्ट कहलाती है और रसदानी के अंदर उत्सर्जी पदार्थ, अतिरिक्त जल तथा लवण पाए जाते हैं जो पौधे की कोशिका की प्रासरणीय सांद्रता का नियमन करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 मार्ग के बारे में चर्चा करनी है, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और रसदानी मार्ग। एपोप्लास्ट मार्ग कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बीच में से गुजरने वाला संकीर्णित मार्ग है, छोटा सा मार्ग है और इसमें धीमी गति से जल के अणु प्रवाहित होते हैं। एपोप्लास्ट मार्ग वल्कूट कोशिकाओं तक तो नियमित रूप से होता है, उसके बाद एंडोडर्मिस की कोशिकाओं के पास एपोप्लास्ट मार्ग अवरुद्ध हो जाता है क्योंकि एंडोडर्मिस की कोशिकाओं में सुबेरिन और लिग्निन से लिग्नीकृत सुबेरिनीकृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोशिका भित्ति पाई जाती है और कैस्पेरियन पट्टिका बनाती है। और ये कैस्पेरियन पट्टिका जो होती है वो जल के अणु को कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के मध्य में से गुजरने नहीं देती क्योंकि ये अपारगम्य होती है। अगला आता है सिम्प्लास्ट मार्ग। सिम्प्लास्ट जो मार्ग होता है कोशिका झिल्ली और कोशिका झिल्ली से होकर के कोशिका द्रव्य से होकर के गुजरता है और एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जीव द्रव्य तंतु के द्वारा पहुंचता है। रसदानी मार्ग रसदानी की अंदर से होकर के गुजरता है। तो ये 3 प्रकार के जो मार्ग हैं जो जल के प्रवाह की दिशा का निर्धारण करते हैं। मर्दा में जो मर्दा विलयन होता है उसमें उपस्थित जल को हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं। जल की वह मात्रा जो मर्दा में उपस्थित होती है, जल की वह मात्रा
जो मृदा विलयन में उपस्थित होती है। होलार्ड कहलाती है। यानी जल की कुल जो मात्रा होती है या संपूर्ण जो मात्रा होती है, उस संपूर्ण मात्रा को ही हम होलार्ड कहते हैं। जो मिट्टी के अंदर मृदा विलयन में जो उपस्थित होती है वो संपूर्ण मात्रा का नाम होलार्ड है। दूसरा आता है क्रिसार्ड। तो जल की वह मात्रा जो पौधों को अवशोषण के लिए उपलब्ध होती है, अवशोषण के लिए उपलब्ध होती है, उसे क्रिसार्ड कहते हैं। और इकार्ड क्या होता है? तो जल की वह मात्रा, वह शेष मात्रा जो पौधों के जल अवशोषण के बाद मृदा में शेष रह जाती है। तो उसे इकार्ड कहते हैं। यानी होलार्ड, इकार्ड, होलार्ड, क्रिसार्ड और इकार्ड, इनके बीच में ये संबंध होता है। तो जल की कुल मात्रा होलार्ड कहलाती है। पौधों के द्वारा अवशोषित किए गए जल की मात्रा को क्रिसार्ड कहते हैं। और इकार्ड, जल की वह शेष मात्रा जो पौधों के जल अवशोषण के बाद मिट्टी में बस जाते हैं, उसे हम इकार्ड कहते हैं। तो उसे हम इस तरह दिखा सकते हैं, H बराबर में C+K। ये संपूर्ण मात्रा है, ये पौधों के द्वारा अवशोषित किए गए जल की मात्रा है, और ये शेष रही जल की मात्रा है। तो ये लेसन हमारा आज यहीं पर समाप्त होता है। अगला लेसन हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक मैं आपसे आशा करता हूं कि आप यूं ही इस चैनल के प्रति स्नेह बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले दिनों में वे विद्यार्थी जो 10th क्लास के एग्जाम दे रहे हैं और 11th क्लास में बायो सब्जेक्ट का चयन करेंगे, उन विद्यार्थियों के लिए 11th का सिलेबस शुरू कर दिया जाएगा। और उन सभी कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो जेट, ICR, BHU, नीट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी वो वीडियो लेक्चर लाभदायक रहेंगे। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को, इन सभी वीडियो को देखते रहिए और आपका स्नेह प्यार यूं ही इस वीडियो चैनल को मिलता रहे। धन्यवाद।